हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। हम पढ़ रहे थे एमएससी प्री मैथमेटिक्स का एल्जेब्रा नाम का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर कुछ थ्योरम्स हमारी हो गई थी और रिमेनिंग थ्योरम्स हम करते हैं आगे। नेक्स्ट थ्योरम लिखो हमारे पास, लेट कैपिटल V be a finite dimensional vector space over capital F and S B its subspace then V upon S is homomorphic image of capital V, homomorphic image of capital V with kernel S, and dimension of V upon S is equal to dimension of V minus dimension of S। ये बात हमें प्रूव करनी है। समझना, V हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस है ओवर F, S हमारे पास उस कैपिटल V का सब स्पेस है। तब हमें ये बात प्रूव करनी है कि V अपॉन S जो है वो होमोमॉर्फिक इमेज होगी कैपिटल V की, जहाँ पर कर्नल क्या होगा, S होगा, और डायमेंशन ऑफ V अपॉन S जो है वो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ S होना चाहिए। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो मैं लिखूंगा प्रूफ के अंदर कि सबसे पहले जो गिवन है उस सबको लिख लो। गिवन क्या है, लेट कैपिटल V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो इसकी डायमेंशन मान लेता हूं मैं। लेट डायमेंशन ऑफ V जो है वो कितनी है, n है, n डायमेंशन मान लेता हूं। अगर डायमेंशन n है इसका मतलब बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। ओके, और S क्या है, सब स्पेस है, एंड S इज सब स्पेस ऑफ कैपिटल V। S जो है वो कैपिटल V का सब स्पेस है, ठीक है। अब हम ये बोलना चाहते हैं कि क्या प्रूव करना है हमें कि V अपॉन S जो है होमोमॉर्फिक इमेज होनी चाहिए V की। होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब क्या है कि V अपॉन S को हमें S का होमोमॉर्फिक इमेज प्रूव करनी है, सॉरी V का होमोमॉर्फिक इमेज प्रूव करनी है। मतलब T एक ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए जो V से लेकर के V अपॉन S तक जाए, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या प्रूव करना है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, होमोमॉर्फिज्म का मतलब होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में मैंने समझा रखा है कि होमोमॉर्फिज्म का मतलब और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक ही होता है। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना एक ही कंडीशन मानी जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक T हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है जो V से लेकर के V अपॉन S तक जाती है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, मतलब होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। अगर ये होमोमॉर्फिज्म हो गई तो मैं बोलूँगा V की इमेज कौन है, V अपॉन S है, और वो भी कैसी है, होमोमॉर्फिक इमेज है। कैसी इमेज है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म बन गई तो होमोमॉर्फिक इमेज बन गई है। लेकिन इसकी जो V की जो इमेज बनेगी वो तो V अपॉन S के अंदर से आएगी। फिर हमें ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि V अपॉन S जो कोडोमेन है ये,
और V की जो इमेज बनेगी वो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। इमेज और कोडोमेन इक्वल तब होता है जब हमें ऑन टू प्रूव करना होता है, या फिर ऑन टू प्रूव कर देंगे तो कोडोमेन और इमेज इक्वल हो जाते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए और T जो है वो ऑन टू भी होनी चाहिए, तब हम बोल देंगे कि V का होमोमॉर्फिक इमेज कौन बनेगा, V/S बनेगा। ठीक है, हमें समझ में आ चुका है कि हमें क्या प्रूव करना है। अब हम इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। Then we have to prove that V/S is homomorphic image of कैपिटल V, और इसका मतलब क्या होगा, that is we have to prove that T from V to S नहीं to T from V to V/S is homomorphism मतलब क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड ऑन टू। ये बात हमें प्रूव करनी है। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि T एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो V से V/S तक जाती है, वो एक होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, और साथ में वो ऑन टू भी होनी चाहिए। तब हम बोलेंगे कि V जो है उसकी होमोमॉर्फिक इमेज कौन बनेगा, V/S बनेगा। ठीक है, अब इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए हमें एक यहाँ की मैपिंग माननी पड़ेगी। तो मैं बोलूँगा एक मैपिंग हमने ये मान ली। नेक्स्ट लेट ए मैपिंग T from V to V/S such that एक एलिमेंट लेता हूँ V का, तो V का एलिमेंट तो T के अंदर लिखा जाएगा, तो T ऑफ V इक्वल टू कोडोमेन का एलिमेंट, और कोडोमेन का एलिमेंट कैसा है अपने पास, S प्लस स्मॉल v। ये V/S का एलिमेंट S प्लस स्मॉल v टाइप का क्यों आता है, ये यूनिट नंबर फर्स्ट में मैंने समझा रखा है कि जब अपने पास कोसेंट टाइप का ग्रुप बनता है, कोसेंट ग्रुप या कोसेंट स्पेस बनता है, तो उसमें एलिमेंट नीचे वाला जो है वो एज इट इज प्लस ऊपर वाले का एक एलिमेंट, नीचे वाला एज इट इज और ऊपर वाले का एक एलिमेंट ऐड किया जाता है। नीचे वाला तो S एज इट इज आ जाएगा पूरा, और ऊपर वाले का V का एक एलिमेंट स्मॉल v लिखा गया, क्योंकि V का एलिमेंट हम स्मॉल v ही ले रहे हैं। ठीक है, एक मैपिंग अपने पास ये सच दैट दिस देन सबसे पहले फर्स्ट हम प्रूव करेंगे क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बोलूँगा फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, होमोमॉर्फिज्म। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना एक ही बात है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे प्रूव किया जाता है, डोमेन के दो एलिमेंट लेकर के, और फिर हमें ऐसा बना जाता है T ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अल्फा बाहर T ऑफ u प्लस बीटा बाहर T ऑफ v आनी चाहिए, तब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस लेट एक तो u एलिमेंट और एक v एलिमेंट, u कोमा v दो एलिमेंट यहाँ से, कहाँ से लिए, कैपिटल V के अंदर से। देन अब बताओ T ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v की वैल्यू क्या बनेगी, T ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v की वैल्यू क्या बनेगी, ये बताओ हमें। T ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v की वैल्यू क्या बनती है, देखो T ऑफ v की वैल्यू क्या होती है, S प्लस v, तो यहाँ पर ये पूरा एक एलिमेंट है, तो क्या बनेगा अपने पास, S प्लस अल्फा u प्लस बीटा v। S के साथ में जो ब्रैकेट में आता है वो पूरा लिखा जाता है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, S प्लस अल्फा u प्लस S प्लस बीटा v। इस तरीके से अपने पास ये अलग अलग टूट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये यूनिट नंबर फर्स्ट में V/S की सारी प्रॉपर्टी लिखवा रखी हैं मैंने, और यहाँ से अल्फा आ जाएगा बाहर, तो क्या बनेगा, अल्फा इंटू S प्लस u प्लस
बीटा बाहर आएगा तो क्या बनेगा एस प्लस वी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी लिखवा रखी है मैंने, ये ऐसा क्यों होता है, इक्वल टू ये क्या बनेगा एल्फा इंटू एस प्लस यू क्या बनेगा, एस प्लस वी क्या होता है टी ऑफ वी, तो एस प्लस यू क्या होगा टी ऑफ यू, तो वैल्यू क्या बनेगी टी ऑफ यू प्लस बीटा इंटू एस प्लस वी क्या होता है टी ऑफ वी। तो इधर कौन है टी ऑफ, इधर है टी ऑफ एल्फा यू प्लस बीटा वी, सही है। और ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये टी ऑफ एल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल टू एल्फा इंटू टी ऑफ यू प्लस बीटा इंटू टी ऑफ वी जो होता है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है। मैं लिखूंगा सो टी फ्रॉम वी टू वी अपॉन एस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म अब हमें प्रूव करना है ऑन टू वाली कंडीशन, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमें प्रूव करना है ऑन टू। सेकेंड नंबर पे 4 ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या होगा, ऑन टू के लिए हम प्रूव करते हैं कि कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट के लिए डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो उसकी इमेज बन रहा है। तो मैं बोलूँगा कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी इमेज कौन होगा, कोडोमेन का एलिमेंट होगा। तो मैं बोलूँगा कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लेंगे एस प्लस वी, तो उसके लिए एक वी एलिमेंट ऐसा जरूर होगा कि जिसकी इमेज क्या बनेगा एस प्लस वी बनेगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए काम कर रहा है, हाँ, तो बस ये बात हमें लिखनी है इधर कोडोमेन के लिए, कोडोमेन वाले में ऑन टू के लिए बात लिखनी है। तो मैं लिखूँगा फॉर ऑल एस प्लस वी बिलोंग्स टू वी अपॉन एस देयर एग्जिस्ट V belongs to capital V such that T of V equal to S plus V। S plus V मतलब S plus V के हर एक एलिमेंट के लिए कैपिटल V अपॉन S के हर एक एलिमेंट S प्लस V के लिए डोमेन में एक एलिमेंट V ऐसा होगा कि जिस एलिमेंट की इमेज क्या बनेगा S प्लस V बनेगा। इसका मतलब S प्लस V जो है वो कोडोमेन का ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सभी अपने पास एक डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। मतलब पूरा V अपॉन एस डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो इमेज जो बनेगी पूरी V अपॉन एस के बराबर बन जाएगी। सो T फ्रॉम V टू V अपॉन एस इज ऑन टू, कैसी बनी ऑन टू, ऑन टू बनी, इसका मतलब है कि दैट इज इमेज ऑफ T जो है वो किसके बराबर बनेगा V अपॉन एस के बराबर बनेगा, V अपॉन एस के। तो हम लिख देंगे सो इक्वेशन नंबर 2, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 तो बोलती है कि V से लेकर के V अपॉन एस तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना है, मतलब होमोमॉर्फिज्म बना है, और ऑन टू भी बना है। तो क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अपने पास होगा V अपॉन एस इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ V। चेक कर लो, इमेज भी है V अपॉन एस, और कौन सी इमेज है, होमोमॉर्फिज्म के अंडर में इमेज है, तो होमोमॉर्फिज्म के अंडर में इमेज बनेगी तो क्या बन गया, इमेज भी है, और होमोमॉर्फिक के अंडर में है तो क्या बनेगा, होमोमॉर्फिक इमेज बन गया है। तो V अपॉन एस जो है वो होमोमॉर्फिक इमेज बन गई किसकी, कैपिटल V की, सही है। अब हमें क्या प्रूव करना था, साथ में हमने प्रूव कर दिया है कि होमोमॉर्फिक इमेज बन गई है विद कर्नल S, तो हमें प्रूव करना है कि कर्नल क्या होना चाहिए, S होना चाहिए, और इस डायमेंशन को भी प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कर्नल के लिए तो मैं बोलूँगा देन कर्नल ऑफ T ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, कर्नल ऑफ T, तो मैं बोलूँगा डोमेन के वो एलिमेंट, डोमेन कौन है अपने पास V है, कोडोमेन कौन है V अपॉन एस, तो मैं बोलूँगा डोमेन के वो एलिमेंट जो कि कोडोमेन के जीरो एलिमेंट के बराबर बनते हैं, मतलब डोमेन के वो एलिमेंट जिनकी इमेज कोडोमेन के जीरो एलिमेंट के ऊपर जाकर के मैप होती है, डोमेन के वो एलिमेंट जिनकी इमेज कोडोमेन के जीरो एलिमेंट आते हैं। और कोडोमेन का जीरो एलिमेंट कौन है, जो नीचे लिखा होता है, और नीचे कौन लिखा है S,
इसका मतलब v के वो एलिमेंट लेने हैं जिनकी इमेज क्या आती है, s आती है, वो सब किस में जाएंगे, कर्नल के अंदर जाएंगे, वो सब किस में जाएंगे, कर्नल में जाएंगे। तो लिखनी है ये बात। कर्नल टी के अंदर कौन आएगा हमारे पास, v एलिमेंट आएंगे कहाँ से, कैपिटल V के अंदर से, सच दैट जिनकी जो इमेज है वो क्या बनेगी, कोडोमेन का जीरो एलिमेंट। और कोडोमेन का जीरो एलिमेंट कौन है, एस है, क्योंकि कोडोमेन में नीचे एस लिखा हुआ था, वही उसका जीरो एलिमेंट होता है। तो कर्नल ऑफ टी क्या बना हमारे पास, वी के वो एलिमेंट लेने हैं हमें सच दैट टी ऑफ वी क्या होता है, एस प्लस वी होता है, एस प्लस वी। और ये किसके बराबर आया, एस के बराबर आया है, हाँ कि ना। अब एस प्लस वी इक्वल टू एस आया है, इसका मतलब वी की वैल्यू कहाँ से आएगी, कर्नल टी इक्वल टू v बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट। अब समझना, हम पहले से ही जानते हैं कि अगर s प्लस वी की वैल्यू अगर s आती है तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर से हमें समझ में आता है कि v कहाँ से होगा, कैपिटल S के अंदर ही होगा। v कहाँ से होगा, कैपिटल S के अंदर होगा। ये बात हम पहले से ही जानते हैं। इफ ये देन ये होगा, तो अपने पास v कहाँ से होगा, v अपने पास कैपिटल S के अंदर से आएगा। तो हम बोलेंगे कैपिटल V के वो एलिमेंट लेने हैं जो S के अंदर से आते हैं, इसका मतलब हमें सारे सारे S के एलिमेंट लेने हैं। तो कर्नल टी पूरा पूरा क्या बन जाएगा, S बन जाएगा। कर्नल टी पूरा पूरा क्या बनेगा, S। तो मैं लिखूंगा सो कर्नल ऑफ टी इज S। कर्नल ऑफ टी क्या बन गया अपने पास, S बन गया है। तो ये बात भी हमने प्रूव कर दी है कि V अपॉन एस जो है होमोमॉर्फिक इमेज होनी चाहिए V की, और कर्नल क्या होना चाहिए, S होना चाहिए। अब हमें डायमेंशन प्रूव करनी है, ठीक है। ये लिख दिया, कर्नल क्या आएगा अपने पास, S। तो अब नेक्स्ट वाले से मैं लिखूंगा एंड वी नो दैट नलिटी क्या होता है, नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ कर्नल स्पेस, कर्नल स्पेस की डायमेंशन होता है। एंड रैंक क्या होती है, रैंक इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ इमेज स्पेस, इमेज स्पेस, इमेज स्पेस, डायमेंशन ऑफ इमेज स्पेस। अब पहले तो ये बताओ कर्नल क्या है अपने पास, S। इसका मतलब है कि नलिटी जो आएगी वो कितनी आई, नलिटी इक्वल टू आएगी डायमेंशन ऑफ कर्नल। कर्नल स्पेस क्या आया अपने पास, S आया। तो डायमेंशन ऑफ S किसके बराबर आया, नलिटी के बराबर आया है। नलिटी क्या है, डायमेंशन ऑफ S के बराबर आएगी। एंड रैंक जो है वो रैंक क्या आई है, डायमेंशन ऑफ इमेज स्पेस। और इमेज क्या बनी है हमारे पास, टी की जो इमेज है, टी की जो इमेज है वो क्या बनी है अपने पास, ये रही। V से लेकर के V अपॉन S तक अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना है और ये कंडीशन बनी है। तो V अपॉन S जो है होमोमॉर्फिक इमेज है V की, तो V की इमेज कौन बना, V अपॉन S। तो इमेज सेट कौन है, V अपॉन S है। तो रैंक क्या बनेगी, डायमेंशन ऑफ इमेज सेट, इमेज सेट कौन है, V अपॉन S। क्लियर है, ठीक है। देन बाई रैंक नलिटी थ्योरम, देन बाई रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम क्या बनता है, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन। डोमेन कौन है, V। यही है। रैंक कितनी है अपने पास, रैंक का डायमेंशन ऑफ V अपॉन S, डायमेंशन ऑफ V अपॉन S प्लस नलिटी कितनी है, डायमेंशन ऑफ V की, तो डायमेंशन ऑफ S के, नलिटी कितनी है, डायमेंशन ऑफ S, और ये कितना है, डायमेंशन ऑफ V है। तो बताओ यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, डायमेंशन ऑफ V अपॉन S इक्वल टू क्या बनेगा, इधर जाएगा तो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ S, यही होगा क्या, डायमेंशन ऑफ V अपॉन डायमेंशन ऑफ V अपॉन S इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ S। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें स्टार्टिंग में प्रूव करना था। चेक कर लो,
तो हमने कैपिटल वी को फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस मान करके वी अपॉन एस को कैपिटल वी की होम्योमॉर्फिक इमेज प्रूव कर दिया है। कर्नल को हमने एस या एस को कर्नल प्रूव कर दिया है और डायमेंशन ऑफ वी अपॉन एस को हमने डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ एस प्रूव कर दिया है। इसका मतलब जो हमें प्रूव करना था वो सारा कंप्लीट हो चुका है, इस तरीके से और इस तरीके से। क्लियर है ये बात? यहाँ तक हमने एक थ्योरम प्रूव कर ली है, चेक कर सकते हो आराम से। आराम से लिख लो इसको। अब अगली थ्योरम प्रूव करते हैं इसमें। नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करते हैं अगली वाली। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, लिखो नेक्स्ट थ्योरम इज लेट कैपिटल V be a finite dimensional vector space, finite dimensional vector space over capital F and capital S is, if capital S B, capital S B its subspace, then there exists a complement subspace, capital T of capital S, which is isomorphic to quotient space V अपॉन S। समझना, थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं पहले। V हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस है ओवर F, और S जो है वो कैपिटल V का सब स्पेस है। तब हम बोलेंगे कि कैपिटल S का एक कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस हमें लेना है, जो कि तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास कैपिटल S का एक कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस जरूर मिलेगा, जो कि V अपॉन S का क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। समझना, कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस का मतलब क्या होता है। अगर अपने पास इधर मान लो कोई कैपिटल V है, कैपिटल V वेक्टर स्पेस है, इसमें अगर ये हमारे पास ऐसा सब स्पेस है तो S के अलावा जितना भी V के पास बचा है ये S का कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस होता है। S का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस, S का कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि V अगर अपने पास वेक्टर स्पेस है फाइनाइट डायमेंशन का, S उसका सब स्पेस है, तो S के अलावा जितना भी V बचा है ये V हमारे पास एक T स्पेस होना चाहिए, T सब स्पेस होना चाहिए, जो कि S का क्या है, कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस है। और S का कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि S और T दोनों मिलकर के पूरा पूरा क्या बनता है, कैपिटल V बनता है। देख लो, S और पूरा पूरा T मिलकर के क्या बनेगा, पूरा पूरा कैपिटल V बनेगा। और S के अंदर और T के अंदर कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो S के अंदर है वो T में नहीं है और जो T में है वो S में नहीं है। तो एक प्रूव करना है कि S और T का इंटरसेक्शन में कोई भी नहीं है, लेकिन ये भी सब स्पेस है और ये भी सब स्पेस है, तो इसमें भी जीरो एलिमेंट जरूर होगा, तो इसमें भी जीरो एलिमेंट जरूर होगा, क्योंकि सभी स्पेस में जीरो एलिमेंट जरूर होता है, पहली कंडीशन है सभी स्पेस की, इसलिए जीरो एलिमेंट ही कॉमन आएगा, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आएगा। तो S इंटरसेक्शन T के अंदर हमें प्रूव करना है कि सिर्फ और सिर्फ कौन कॉमन आएगा, जीरो कॉमन आएगा। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि S तो अपने पास एक सब स्पेस है ही,
टी हम एक ऐसा सब स्पेस मान लेंगे जो एस के अलावा वाला एलिमेंट का बना है, तो हम बोलेंगे कि हमें ये प्रूव करना है कि कैपिटल वी का हर एक एलिमेंट एस प्लस टी की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए और एस इंटरसेक्शन टी में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि एस का टी क्या है, कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस है। एस का कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस कौन है, टी है। और फिर हमें ये प्रूव करना है कि जो टी है वो और वी अपॉन एस जो है ये दोनों कैसे होने चाहिए, आइसोमॉर्फिक। और दो फाइनल डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस को आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए सिर्फ हमें दोनों की डायमेंशन इक्वल प्रूव करनी होती है। कुल मिला के हमें ये प्रूव करना है कि टी की डायमेंशन और वी अपॉन एस की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, हाँ कि ना। ठीक है, वी अपॉन एस की डायमेंशन अभी अभी पीछे थ्योरम में हम पढ़ के आए हैं कि वी अपॉन एस की डायमेंशन कितनी होती है, डायमेंशन ऑफ वी अपॉन एस होता है डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ एस, सही है। तो हमें ये प्रूव करना है, कि टी की जो डायमेंशन है वो डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ एस होनी चाहिए, ताकि डायमेंशन ऑफ वी अपॉन एस बोल सकूं। तो वी अपॉन एस की डायमेंशन और टी की डायमेंशन इक्वल हो गई, तो हम बोलेंगे दोनों कैसे हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। तो एस का एक ऐसा सब स्पेस मिल जाएगा जो कि एस का एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस मिल जाएगा जो कि एस का एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस मिलेगा जो कि वी अपॉन एस के आइसोमॉर्फिक है, वी अपॉन एस के आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, लिखते हैं अब इसको, प्रूफ करते हैं इसका। जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले ही। लेट कैपिटल वी इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, fundamental vector space and capital S is subspace of capital V, capital V का सबस्पेस है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ let डायमेंशन ऑफ कैपिटल V कितनी है, फाइनल डायमेंशन क्या है तो n मान लेता हूँ, एंड एस तो उससे भी छोटा है, उसका सब स्पेस है, तो मैं बोलूँगा एंड डायमेंशन ऑफ एस जो है उसको मैं मान लेता हूँ आर, जहाँ पर आर की वैल्यू जो होगी वो एन या एन से छोटी होगी, ऑब्वियसली बात है, सब स्पेस है तो कम होगा। एंड लेट बेसिस ऑफ एस इज, एस की जो सब स्पेस उसकी बेसिस में मान लेता हूँ B1, और वो बेसिस कैसी होगी, आर एलिमेंट वाली, B1, B2, सोन, BR की जो बेसिस है सब स्पेस की वो हमारे पास आर एलिमेंट वाली हुई क्योंकि उसकी डायमेंशन आर है। अब सब स्पेस की बेसिस में और एलिमेंट को घुसा करके हम स्पेस की बेसिस बना सकते हैं क्या, सभी स्पेस के अंदर सब स्पेस की जो बेसिस होगी उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करके हम वेक्टर स्पेस की बेसिस बना सकते हैं। तो बोलूँगा नाउ वी कैन एक्सटेंड बेसिस ऑफ एस टू, एस की बेसिस को कहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं, टू बेसिस ऑफ कैपिटल वी विच इज क्या होगी बोलो, बी होगी, बेसिस होगी कौन, B1, B2, सोन BR, सोन BN, यही होगा, सही है। B1, B2, BR तक तो अपने पास बेसिस ऑफ एस है, उसके अंदर BR+1, BR+2, सोन BN तक के एलिमेंट ऐड करके हमने इसको बेसिस ऑफ V बना लिया, V की बेसिस बना लिया है। अब बताओ हम इसको क्या कह सकते हैं। अब हम बोलेंगे कि एक एलिमेंट लेते हैं, तो मैं बोलूँगा लेट स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, कैपिटल V का एक एलिमेंट लिया। अब बताओ कैपिटल V का जो भी एलिमेंट होगा वो उसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। तो मैं बोलूँगा देन V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस B, बेसिस B के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, दैट इज देयर एग्जिस्ट α1, α2, सोन αn बिलोंग्स टू field such that V equal to α1 B1 plus α2 B2 plus सोन plus alpha R
बी आर प्लस अल्फा आर प्लस 1 बी आर प्लस 1 और सो ऑन अल्फा एन बी एन, ये बनेगा अपने पास। सही है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन अपने पास ऐसे बनेंगे कि सभी B1 B2 B3 Bn का लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर बनेगा, V के अंदर V के बराबर बनेगा, क्योंकि V कैपिटल V का एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट है, और कैपिटल V का हर एक एलिमेंट उसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। सही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि B1 B2 B3 Br तक ये एलिमेंट तो कहाँ के हैं, क्योंकि ये तो S की बेसिस के एलिमेंट हैं, और S की बेसिस के एलिमेंट हैं, तो मैं बोलूँगा कि ये सारे एलिमेंट तो क्या बनाएंगे, S का एलिमेंट जनरेट करेंगे, क्योंकि S एक वेक्टर सब स्पेस है, तो सभी स्पेस की बेसिस के एलिमेंट तो सभी स्पेस का ही एलिमेंट बनाएंगे, तो ये एलिमेंट तो किसके अंदर से आएगा, S के अंदर आएगा ये तो। और ये क्या बचा, ये हमें पता नहीं है, तो हम वापस जाकर के एक चीज़ मानेंगे कि एंड लेट T जो है वो क्या है, T इज सब स्पेस ऑफ कैपिटल V। T जो है वो V का एक सब स्पेस है, और उस सब स्पेस में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट S ने छोड़ दिए हैं, मतलब B1 B2 B3 Br के अलावा जो अपने पास बचेगा, जो एक्स्ट्रा Br के बाद जो बचा है वो सारा का सारा किसका है, T वेक्टर स्पेस का है, T सब स्पेस का है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये एलिमेंट सारे के सारे किसके अंदर से आएंगे, T के अंदर से आएंगे। किसके अंदर से आएंगे, T के अंदर से आएंगे। तो मैं बोलूँगा कि V को हम कैसे लिख सकते हैं, S का एलिमेंट तो स्मॉल s मान लेता हूँ, प्लस T का एलिमेंट है तो स्मॉल t मान लेता हूँ। और ये पूरा कहाँ से आया बोलो, S प्लस T के अंदर से आया है क्या, S प्लस T के अंदर से। तो हम क्या कर देंगे कि S प्लस T पूरा पूरा किसके बराबर बना है, V के बराबर, क्योंकि V का हर एक एलिमेंट S प्लस T में जा रहा है। मैं लिखूँगा सो S प्लस T इक्वल टू क्या बन गया, पूरा पूरा V बन गया है, इक्वेशन नंबर 1। और हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि S का कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस T ऐसा होना चाहिए कि T की डायमेंशन और V अपॉन S की डायमेंशन सेम आए, ताकि वो आइसोमॉर्फिक हो जाए। अब हमने S प्लस T को V तो प्रूव कर दिया, क्योंकि हमें T को कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस प्रूव करना है S का, और कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस प्रूव करने के लिए दोनों का सम V के बराबर आना चाहिए, और S और T का इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ 0 के इक्वल आना चाहिए। अब मेरे को इंटरसेक्शन वाला प्रूव करना है, तो मैं लिखूँगा नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एस इंटरसेक्शन T जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, 0 एलिमेंट बनेगा। क्लियर है, और एस इंटरसेक्शन T के अंदर सिर्फ 0 एलिमेंट है, तो मैं इसको प्रूव करने के लिए मैं मान लेता हूँ फॉर दिस लेट एक x एलिमेंट मान लेता हूँ जो एस इंटरसेक्शन T के अंदर है। तो x एलिमेंट अगर s इंटरसेक्शन T में है, इसका मतलब x एलिमेंट s में भी होगा एंड x एलिमेंट जो है वो T के अंदर भी होगा। सही है, x एलिमेंट अगर s में है तो मैं क्या बोलूँगा, देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा r बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट x इक्वल टू अल्फा 1 b1 प्लस सोन प्लस अल्फा r br, इस तरीके से बनेगा अपने पास। एंड x एलिमेंट किस में है, T में भी है, तो मैं बोलूँगा कि x एलिमेंट T में है, इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अल्फा r प्लस 1 कोमा सोन अल्फा n बिलोंग्स टू फील्ड के अंदर से होगा, और किस तरीके से होगा, सच दैट कि x एलिमेंट जो है वो br प्लस 1, क्योंकि T एलिमेंट का हम T के जो एलिमेंट वो कौन है, br प्लस 1 br प्लस 2 bn, तो क्या बनेगा x इक्वल टू अल्फा n प्लस 1 इंटू बी एन प्लस 1 नहीं r प्लस 1 अल्फा r प्लस 1 इंटू बी r प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा n इंटू बी एन। सही है, x एलिमेंट इसके इक्वल भी है और x एलिमेंट इसके इक्वल भी है। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वेशन से क्या बोलूँगा मैं, ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। देखना x एलिमेंट जो है वो इसके इक्वल भी है और x एलिमेंट जो है इसके इक्वल भी है, तो मैं क्या लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन 2 और 3 से मैं लिखूँगा कि x की जो वैल्यू है
वो किसके इक्वल है, अल्फा 1 B1 प्लस अल्फा 2 B2 प्लस सोन प्लस अल्फा R BR के भी इक्वल है, एंड किसके इक्वल है, अल्फा R प्लस 1 BR प्लस 1 प्लस अल्फा R प्लस 2 BR प्लस 2 प्लस सोन प्लस अल्फा N BN इसके इक्वल है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये पूरी वैल्यू उठ करके इधर आएगी, तो क्या बनेगा, अल्फा 1 B1 प्लस अल्फा 2 B2 प्लस सोन प्लस अल्फा R BR माइनस ये क्या बनेगा, अल्फा R प्लस 2 नहीं प्लस 1, ये यहाँ से अल्फा R प्लस 1 BR प्लस 1 माइनस सोन माइनस अल्फा N BN इक्वल टू क्या बनेगा, 0। इधर क्या बचेगा, 0। एंड B1 B2 B3 BN सारे क्या हैं, बेसिस के एलिमेंट है कैपिटल V के, बेसिस के एलिमेंट है इसका मतलब Li होंगे। एंड B1 कोमा B2 कोमा कहाँ तक, BN तक इज बेसिस ऑफ कैपिटल V की बेसिस है। सो B1 कोमा B2 कोमा सोन BN इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। कैसा सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लिख रखा है, तो उसके सारे कोफिशिएंट भी 0 ही होंगे। तो मैं लिखूंगा सो सारे का सारे कोफिशिएंट कैसे होंगे, 0 होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन अल्फा R, और उसके बाद में भी सारे सो ऑन अल्फा N इक्वल टू सारे कैसे होंगे, 0 होंगे। और सारे का सारे 0 होंगे, इसका मतलब क्या है, सो x इक्वल टू जो था अल्फा 1 इंटू B1 प्लस सोन प्लस अल्फा N इंटू ये अल्फा R इंटू BR वो क्या बन गया है, तो x एलिमेंट क्या बन जाएगा, 0 प्लस 0 इंटू B1 प्लस सोन ऐसे, तो 0 इंटू B1 क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा N सारे 0 हो गए हैं, 0 इंटू B1 प्लस 0 इंटू B2 प्लस सोन प्लस 0 इंटू BR, और ये सारे बन गए 0। तो x की वैल्यू क्या बन गई है हमारे पास, 0 बन गया है। x क्या बना, 0। क्लियर है। x अगर हमारे पास 0 हो गया तो हमने क्या माना था कि x तो हमने एक जनरल एलिमेंट माना था S इंटरसेक्शन T का। तो जनरल एलिमेंट अगर अपने पास कोई भी माना था S इंटरसेक्शन T का और वो क्या आया, 0 आया, तो मैं बोलूँगा इसका मतलब S इंटरसेक्शन T में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट ही है। कौन सा एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है। तो मैं लिखूँगा यहाँ से सो S इंटरसेक्शन T के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, वो कौन है, 0 एलिमेंट है। और ये है इक्वेशन नंबर हमारी 4। अब इक्वेशन नंबर 1 और 4 से देखो। इक्वेशन नंबर 1 तो है हमारे पास, ये रही इक्वेशन नंबर 1, तो बोलती कि S प्लस टी कैपिटल V के बराबर बनेगा, मतलब कैपिटल V का हर एक एलिमेंट S प्लस टी के बराबर बनेगा। और S इंटरसेक्शन T में सिर्फ 0 एलिमेंट ही कॉमन आएगा। तो मैं बोलूँगा सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, इक्वेशन नंबर 1 और 4 से क्या होगा हमारे पास, वहाँ से होगा इक्वेशन नंबर 1 और 4 से कि S का जो कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस है वो कौन है, T है। तो मैं लिखूँगा ये होगा T इज कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस ऑफ S। T जो है वो S का कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस है। तो हमें जो प्रूव करना था उसमें एक कंडीशन प्रूव हो गई है। हमें प्रूव करना था कि देखो इसमें हमें प्रूव करना था कि एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस T मिलना चाहिए S का। तो कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस तो मिल गया T S का, और वो कैसा होना चाहिए कि वो आइसोमॉर्फिक हो V अपॉन S के। और दो फाइनाइट डायमेंशन के वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक कब होते हैं, जब दोनों के डायमेंशन सेम आए, मतलब T की डायमेंशन और V अपॉन S की डायमेंशन हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो मैं बोलूँगा हमें क्या प्रूव करना है, T की डायमेंशन और V अपॉन S की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए, ये बात प्रूव करनी है। तो लिखूंगा ये नाउ वी हैव टू प्रूव दैट we have to prove that T and V upon S are isomorphic.
आर आइसोमॉर्फिक, दोनों ही कैसे हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ टी और डायमेंशन ऑफ v अपॉन एस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये बात हमें प्रूव करनी है इसके लिए, सही है, ओके। नाउ ये बताओ, अगर हमारे पास ये है s और t दोनों मिलकर के v के बराबर बनते हैं और s और t में 0 के अलावा कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि v की डायमेंशन क्या बनेगी अपने पास, s की डायमेंशन प्लस t की डायमेंशन बनेगी, हाँ कि ना, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट सभी स्पेस हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, v जो है वो डायरेक्ट सम होगा, तो मैं बोलूँगा नाउ वी नो दैट t इज कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस, कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस ऑफ कैपिटल एस। कैपिटल एस का क्या है, कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस है। इसका मतलब क्या है, दैट इज डायमेंशन ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ एस। एस की और टी की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल आएगी, डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल आएगी, सही है। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अपने पास इधर लिखी था डायमेंशन ऑफ एस को, तो क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू बन गया है डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ एस बन गया है। इक्वेशन नंबर 5। एंड हम पहले से ही जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ वी अपॉन एस कितनी होती है पीछे वाली थ्योरम से, तो मैं बोलूँगा एंड वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ वी अपॉन एस जो है वो कितनी होगी, डायमेंशन ऑफ वी अपॉन एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ एस होगी। ये है इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 ये रही और इक्वेशन नंबर 6 ये रही। तो बोलूँगा देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, इक्वेशन नंबर 5 और 6 से, इक्वेशन नंबर 5 तो बोलती है कि डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ एस जो है वो बनेगा डायमेंशन ऑफ टी के इक्वल, और इधर बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ एस जो है डायमेंशन ऑफ वी अपॉन एस के इक्वल बनेगा। तो मैं बोलूँगा सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 डायमेंशन ऑफ टी जो है वो किसके इक्वल मिला, डायमेंशन ऑफ वी अपॉन एस के इक्वल बना है। एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इफ टू वेक्टर स्पेसेस आर ऑफ फाइनाइट डायमेंशन and of equal dimension, then both vector spaces are isomorphic, both वेक्टर स्पेसेस आर आइसोमॉर्फिक, दोनों ही वेक्टर स्पेस कैसे होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। ये हमने एक थ्योरम प्रूव की थी। तो यहाँ पर देखो टी और वी अपॉन एस दोनों फाइन डायमेंशन के हैं और इक्वल डायमेंशन के हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, सो टी आइसोमॉर्फिक होगा वी अपॉन एस के। इसका मतलब होगा दैट इज टी एंड वी अपॉन एस आर आइसोमॉर्फिक। दोनों कैसे होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे हमारे पास, और यही हमें प्रूव करना था, ये लिखा हुआ है। V हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन का एक
वी हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस है ओवर एफ, एस उसका सब स्पेस है, तो वहाँ पर हमें एक कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस टी मिलेगा कैपिटल एस का, जो कि आइसोमॉर्फिक होगा कोसेंट स्पेस वी अपॉन एस के। क्लियर है? ये हमें प्रूव करना था और हमने थ्योरम प्रूव कर दी है। आज इतनी हमने थ्योरम प्रूव कर दी है, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। इतना एक बार पढ़ करके आना आराम से, तसल्ली से पूरा पढ़ लेना, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।